वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आर एस नोमेनक्लेचर किस तरह से निकालते हैं फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में इसकी बात की है। इस बार हम सीखने वाले हैं आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक्स क्या है और किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आर एस नोमेनक्लेचर प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी है, फुल वीडियो है, आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और यहां पर हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे फिशर प्रोजेक्शन की, सिर्फ इतनी ही बात कर पाएंगे कि फिशर प्रोजेक्शन का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है। जो वर्टिकल लाइन होती है वो ये बताती है कि इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो पेपर के प्लेन के पीछे की तरफ हैं, वो डैश्ड वेज से जुड़े हुए होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स पेपर के प्लेन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह से जहां पर एक फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में दो जो बॉन्ड थे वो पेपर के प्लेन में थे और एक पेपर के प्लेन के बाहर यानी कि देखने वाले की तरफ, एक पेपर के प्लेन के पीछे था, वहां पर फिशर प्रोजेक्शन में कोई भी बॉन्ड पेपर के प्लेन में नहीं है। वर्टिकल लाइन वाले जो बॉन्ड हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो पेपर के प्लेन के पीछे की तरफ हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हैं वो पेपर के प्लेन के ऊपर की तरफ है, यानी कि देखने वाले की तरफ है। और कायरल कार्बन कहाँ है? कायरल कार्बन है जहां इस ये जो क्रॉस है इसका सेंटर है, वहां है कायरल कार्बन। अब जिस तरह से हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को फोकस करके पूरी ट्रिक्स को डिस्कस किया है, उसी तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन में भी फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप पर पूरा फोकस करेंगे कि उसकी लोकेशन कहां है। सबसे पहली लोकेशन आप देखिए, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पर। तो वर्टिकल लाइन पे वो यहां टॉप पोजीशन पे भी हो सकता है और यहां सबसे आ, जो टेल पोजीशन है वहां भी वो हो सकता है। तो वर्टिकल लाइन पे जब वो होता है तो बेसिकली वर्टिकल लाइन से जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं? पेपर के प्लेन के पीछे। और यही व्यूइंग रूल की बेसिक कंडीशन है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पेपर के प्लेन के पीछे की तरफ होना चाहिए, यानी कि देखने वाले से दूर होना चाहिए, ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो अब इस सिचुएशन में जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, उस सिचुएशन में व्यूइंग रूल पूरी तरह से फॉलो हो रहा है और यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसे हम एज इट इज रखेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये देखिए, आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा, एंड रिजल्ट इज ट्रू। अब बात करते हैं जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब वो होगा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो जाहिर सी बात है वो पेपर के प्लेन के ऊपर होगा, जो कि व्यूइंग रूल के जो बेसिक कंडीशन है उसके उसकी रिवर्स सिचुएशन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? आर एस नोमेनक्लेचर तो इसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन रिजल्ट को हम लोग रिवर्स कर देंगे। देखिए, दो तरीके हैं यहाँ पर आर एस को प्रिडिक्ट करने के। या तो आप स्ट्रक्चर में चेंज कर लीजिए और जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको प्लेन के पीछे लेके जाइए, या फिर आप रिजल्ट को रिवर्स कीजिए। तो बेटर टेक्निक ये है कि आप रिजल्ट, तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसी पेपर पे लिखी हुई है उसी से आप रिजल्ट निकाल दें, और यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो रिजल्ट को रिवर्स कर दें, और यदि वो वर्टिकल लाइन में है फिशर प्रोजेक्शन में तो जो आया है वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप तब रिवर्स रूल फॉलो होगा। ये हमने यहां पर समझ लिया है। तो आपने देख लिया होगा कि दो तरह की कुल पोजीशन है फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप के, या तो वर्टिकल होता है या वो हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल होता है तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो हम रिवर्स रूल फॉलो करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं वन कायरल सेंटर कंपाउंड के। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कायरल सेंटर होता है। यहां पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है फ्लोरीन वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब हम इसका आर एस निकालेंगे। पहले 1 से 2 और 2 से 3 तक यदि हम लोग जाएंगे तो ये हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आर एस क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में आर एस होगा एस, एस नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यहां पर
फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए हम ये जो एस आया है ये हमारे लिए सही रिजल्ट नहीं है, इसका रिवर्स सही होगा। यहाँ पर रिवर्स रूल लगेगा और इसका रिवर्स आर है, इसलिए आर हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए रिवर्स रूल कब काम करता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो फिशर प्रोजेक्शन में। अब देखते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, तब क्या होगा। जाहिर सी बात है वर्टिकल लाइन पे है तो वो व्यूइंग रूल की जो बेसिक कंडीशन है उसको फॉलो करेगा और जो रिजल्ट आएगा वही सही होगा। यदि वर्टिकल लाइन पे है तो 1 से 2 और 2 से 3 तक हम लोग जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। वापस देखिए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एस आंसर आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो रिवर्स रूल नहीं लगेगा। वापस एक एक कायरल सेंटर वाले कंपाउंड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए प्रायोरिटीज असाइन की हुई है और यहाँ पर ये हमारा कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर से प्रायोरिटीज असाइन की हुई है। नंबर 1 प्रायोरिटी क्लोरीन की है, नंबर 2 प्रायोरिटी CH2Br, नंबर 3 यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नंबर 4 है हाइड्रोजन। नंबर 4 पे फोकस करेंगे। नंबर 4 कौन सी लाइन पे है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटीज हैं 1 2 3 उनकी रिलेटिव पोजीशन लिखते हैं। ये देखिए 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है तो हमने इसको इधर लिखा। अब 2 कहाँ पर है, यहाँ नीचे है तो 2 को हमने यहाँ इधर नीचे लिख दिया। 3 ये रहा देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी, तो यहाँ हमने ऊपर लिखा। अब हम 1 से 3 तक जाएंगे 2 से होते हुए, तो ये जो डायरेक्शन आ रही है वापस देखिए, ये डायरेक्शन आपको पता चल गया होगा, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है आर। अब यहाँ पर क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है इसलिए यहाँ पर रिवर्स रूल फॉलो होगा और आर का जो रिवर्स होगा यानी कि एस, वो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर। ये देखिए फाइनल आंसर यहाँ पर क्या है, एस। तो इस तरह से आपको रिवर्स रूल कब फॉलो होगा ये पता चल गया होगा। अब बात करते हैं किस तरह से आरएस निकालते हैं हम जब दो कायरल सेंटर वाला कंपाउंड हो। तो इसके हम लोग इसमें अलग कुछ भी नहीं आपको करना है। इसका पूरा जो मेथड है आरएस निकालने का वो का वही रहेगा। यहां पर हम इस जो क्वेश्चन 2 का जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें एक बार देखते हैं। एक तो इस यहाँ पर टॉप कायरल सेंटर है और एक बॉटम कायरल सेंटर है। टॉप कायरल सेंटर ये है जहां पर अभी मेरा कर्सर है और बॉटम कायरल सेंटर ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप कायरल सेंटर में आरएस क्या होगा वो निकालेंगे। अब टॉप कायरल सेंटर ये जो है यहाँ की प्रायोरिटीज असाइन की हुई है। नंबर 1 प्रायोरिटी NH2 ग्रुप की है, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की है और नंबर 3 यहाँ ये जो पूरा ग्रुप है, ये देखिए जहां मैं राउंड कर रहा हूं वो एक पूरा ग्रुप इस कायरल कार्बन से अटैच है तो इसकी प्रायोरिटी हम देंगे नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन एटम है। ये थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप है। अच्छा, प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करते हैं ये हम आरएस नोमेनक्लेचर के पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आप इसका पूरा प्रोसीजर वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अब फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप पे फोकस करते हैं, वो ये रहा हाइड्रोजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम रिवर्स करेंगे। यहां पर आप देखिए 1 से 2 और 3, 1 से हम जाते हैं 2 3, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। ये देखिए 1 से 2 और 3 जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आर। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसे हम रिवर्स कर देंगे, इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, एस। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, उसका रिवर्स है वो सही आंसर होगा। इसी तरह से बॉटम कायरल सेंटर पे देखते हैं। बॉटम कायरल सेंटर हो गया ये, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। एच यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो भी रिजल्ट आएगा 1 2 3 में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 1 से लेके 3 तक जाएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिए ये घड़ी के जो निडल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पर एस आना चाहिए। लेकिन एस हमारा यहां पर सही रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आर। तो इस तरह से यहां रिवर्स रूल फॉलो होगा। तो
इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें टॉप कायरल सेंटर और बॉटम कायरल सेंटर का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आरएस नोमेनक्लेचर की या जो स्टीरियो आइसोमर्स की, वो है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे हम लोग निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखिए 2 पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ नॉन सिमिलर कायरल सेंटर। तो नॉन सिमिलर कायरल सेंटर क्या होते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि यदि नॉन कायरल सेंटर का नंबर किसी भी कंपाउंड में एक होगा तो उसके दो स्टीरियो आइसोमर होंगे, जाहिर सी बात है दोनों आपस में एनंसियोमर होंगे। और यदि दो कायरल सेंटर है, दो नॉन कायरल सिमिलर कायरल सेंटर है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 होंगे। इसी तरह से 3 है तो 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 से आंसर आएगा 8। तो इस तरह से 2 टू पावर 4 करेंगे 4 कायरल सेंटर के केस में, तो यहाँ पर 16 टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है, ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है वो। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है और इसमें और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन सिमिलर कायरल सेंटर क्या होता है। तो नॉन सिमिलर कायरल सेंटर का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन सिमिलर कायरल सेंटर क्या होते हैं, जिनमें जो एक कायरल सेंटर से जो 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनको हम नॉन सिमिलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कायरल सेंटर है जहां मेरा अभी कर्सर है उससे एक तरफ बी आर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस कायरल सेंटर में Cl जुड़ा हुआ है और बाकी के जो दोनों ग्रुप हैं CH3 और H वो सिमिलर है। तो यहाँ पर ये दोनों कायरल सेंटर नॉन सिमिलर हो गई क्योंकि इनमें जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस तरह से, और डिफरेंस एक ही ग्रुप का है ब्रोमीन का और क्लोरीन का, तो ये हो गए नॉन सिमिलर कायरल सेंटर। अब नॉन सिमिलर कायरल सेंटर हो तो फॉर्मूला हमारा लगेगा 2 टू पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ नॉन सिमिलर कायरल सेंटर। यहाँ पर 2 है इसलिए 2 टू पावर 2 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे 4। अब 4 स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो 4 स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहली ये पॉसिबिलिटी हम लेते हैं जिसमें हमने Br और Cl को सेम साइड में रखा है और ये इसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हो गए जो आपस में मिरर इमेज है, इसलिए ये एक दूसरे के हुए एनांसियोमर। फर्स्ट और सेकंड जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं हो गए एक दूसरे के एनांसियोमर। अब हम क्या करेंगे अगली पॉसिबिलिटी में, जो Br और Cl है इनको ऑपोजिट साइड्स में ले लेते हैं। यहाँ देखिए Br यहाँ इधर है तो Cl इसके ऑपोजिट साइड में हो गया। तो जो इसका जो मिरर इमेज है वो इसका एनांसियोमर हो गया। तो इस तरह से ये थर्ड स्टीरियो आइसोमर है और इसकी जो मिरर इमेज है वो फोर्थ स्टीरियो आइसोमर हो गई। तो इस तरह से टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट और उसकी मिरर इमेज यानी कि ये दोनों हुए एनांसियोमर, थर्ड और उसकी मिरर इमेज ये भी दोनों आपस में हुए एनांसियोमर। अब यहां पर फर्स्ट का सेकंड के साथ और थर्ड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है ये तो हमें पता है, वो एक दूसरे के एनांसियोमर हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड भी स्टीरियो आइसोमर हैं एक दूसरे के, इनके बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड और थर्ड है ये भी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं क्योंकि स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, तो स्टीरियो आइसोमर तो हैं। लेकिन कौन से टाइप के स्टीरियो आइसोमर हम इनको कहेंगे, एनांसियोमर तो इनको नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसी तरह से सेकंड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन होगा, ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहां पर एक नई टर्म हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज
नहीं है, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है। इसी तरह से फर्स्ट फोर्थ के साथ भी डायस्टीरियोमर है, इसी तरह से सेकंड थर्ड के साथ डायस्टीरियोमर है, और सेकंड फोर्थ के साथ भी डायस्टीरियोमर है। तो अब हम सभी स्टीरियो आइसोमर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। यदि वो मिरर इमेज है तो वो हुए एक दूसरे के एनांशियोमर, यदि वो मिरर इमेज नहीं है आपस में तो वो हुए एक दूसरे के डायस्टीरियोमर। अब दो नॉन सिमिलर कायरल सेंटर के केस में जो चार स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनके आरएस की हम लोग बात करते हैं। तो नॉन सिमिलर कायरल सेंटर के केसेस में आर और एस के टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं देखिए, एक आर आर भी हो सकता है, एस एस भी हो सकता है, एक आर एस हो सकता है, और एक एस आर हो सकता है। यहां पर ये देखिए, ये एस आर है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, आर एस होगा। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो एनांशियोमर होगा उसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाता है। तो इसी तरह से ये एस एस कॉन्फ़िगरेशन वाला एनांशियोमर है तो ये इसका जो एनांशियोमर है वो आर आर कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो इस तरह से टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए 4 स्टीरियो आइसोमर यहां पर बनते हैं, और यही लॉजिक है 2 पावर n फॉर्मूले का। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं हो तब भी हम केवल उसके आरएस नोमेनक्लेचर के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर एनांशियोमर है या डायस्टीरियोमर। बस कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों सिचुएशन है एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर, ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होता है दो कंपाउंड्स के बीच में जब वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हों। तो हम सिर्फ आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी ये पता लगा सकते हैं कि दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो स्टीरियो आइसोमर है या डायस्टीरियोमर। इसमें हम जो हमने पिछले वीडियो में बात की है कि एनांशियोमर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होता है हमेशा, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज लेंगे। ये देखिए हमारे पास आर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर आर कॉन्फ़िगरेशन इस एस एस वाले का एनांशियोमर है। ये देखिए इनके बीच की रिलेशन क्या हुई, एनांशियोमेरिज्म की। इसी तरह से आर 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 एस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कंपाउंड है वो एस आर कॉन्फ़िगरेशन वाले स्टीरियो आइसोमर के साथ क्या है, एनांशियोमर, क्योंकि यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑपोजिट है। अब आर आर का आर एस के साथ क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन देख करके। यदि आर एस कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स नहीं है इसका मतलब हुआ वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो और वो दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर नहीं है, तो वो हो गए डायस्टीरियोमर। इसी तरह से इस एस आर का आर आर के साथ, इस एस आर का एस एस के साथ डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप है, और आर आर का एस एस के साथ एनांशियोमेरिक रिलेशनशिप है, आर एस का एस आर के साथ एनांशियोमेरिक रिलेशनशिप है। तो इस तरह से बिना स्ट्रक्चर देखे केवल स्टीरियो आइसोमर्स का, वापस मैं स्टीरियो आइसोमर शब्द बोल रहा हूं इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है। स्टीरियो आइसोमर्स का आरएस देख करके ही हम ये बता सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हैं या फिर डायस्टीरियोमर हैं। अब डायस्टीरियोमर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ये सब के सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जबकि एनांशियोमर्स के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अब हम लोग बात करेंगे जब दो कायरल सेंटर में सिमिलर कायरल सेंटर हो, दो सिमिलर कायरल सेंटर हो, तब क्या सिचुएशन होगी, क्या तब भी 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे, नहीं, तब हमारा 2 पावर n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ नॉन सिमिलर कायरल सेंटर के लिए था। इस केस में
टोटल 3 ही स्टीरियो आइसोमर होंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं। सबसे पहले सिमिलर कायरल सेंटर क्या होता है ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये कार्बन और ये कायरल कार्बन, ये दोनों कायरल कार्बन सिमिलर कायरल सेंटर है क्योंकि इनसे जुड़े हुए सारे ग्रुप सेम हैं। ये देखिए, Br CH3 CH3 H, तो इस तरह से सारे ग्रुप सेम हैं, इसलिए ये दोनों हुए सिमिलर कायरल सेंटर्स। अब जब सिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं तब स्टीरियो आइसोमर के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, जो पिछले वीडियोस में हमने, पिछले स्लाइड में हमने 4 कॉम्बिनेशन देखे हैं पॉसिबल, वो यहाँ पर केवल 3 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से? SS और एक इसका एनांशियोमर RR। ये रहा SS कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड और ये इसका एनांशियोमर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है RR। ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर है। लेकिन जब SR कॉम्बिनेशन, SR जो कॉन्फ़िगरेशन या RS कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। वो बेसिकली क्या है? एक ही कंपाउंड है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, जब दो सिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं तो RS कॉन्फ़िगरेशन या SR कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते क्योंकि इनके कायरल सेंटर्स सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये वाला जो कायरल सेंटर है वो यहाँ पर S है, तो सिमिलर तरह का कायरल सेंटर यहाँ पर है, ये S है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर से भी समझ सकते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको 2 भी दिया जा सकता है और 3 भी। यदि आप इसको नंबरिंग 2 देंगे इस कार्बन को तो इसको आपको 3 देनी पड़ेगी। यदि आप इसको 2 देते हैं तो इसको आपको 3 देनी पड़ेगी। किसी को भी कुछ भी नंबरिंग दी जा सकती है क्योंकि दोनों सिमिलर है। इसलिए इनका जो RS नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा? एक ही होगा और ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे ग्रुप सिमिलर हैं। अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक ही कंपाउंड है और इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ये एकायरल होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि इनमें दो दो कायरल सेंटर होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। हमने पिछले सभी वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि जो कंपाउंड कायरल होते हैं वो एनांशियोमेरिज्म शो करते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड है हमारा RS या SR कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं, उसके बाद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एकायरल है। इसकी बात हमने की है मीजो कंपाउंड वाला जो वीडियो है उसमें, कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, और ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर मीजो कंपाउंड है। तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर हो गए, 2 तो एनांशियोमर SR और RR, और एक हो गई इसकी मीजो फॉर्म जो कि SR फॉर्म होती है। तो इसलिए यहां पर जब दो सिमिलर कायरल सेंटर होते हैं तब टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 होते हैं, न कि 4। थैंक यू वेरी मच। लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।